लेकिन सोडियम पोटेशियम या आयरन इस तरह का कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन जो है जिंक से सिमिलर सिर्फ शो कौन कर पाता है, कॉपर, ठीक है ना। कॉपर भी अगर आप यहाँ पे लेंगे तो सिमिलर रिएक्शन मिलेगी, यहाँ कॉपर का साइनाइड बन जाएगा, ठीक है, और मेटल डिस्प्लेस हो जाएगा। लेकिन कॉमर्शियली यहाँ पर जिंक लिया जाता है, कॉपर यहाँ पर नहीं लिया जाता है। आप लेंगे तो भी रिएक्शन होगी पर कॉपर नहीं लेते हैं। तो इसका क्या रीजन है, तो इसके दो रीजन है, ठीक है ना। पहला रीजन ये है कि पहला और मेन रीजन है जिंक इज चीपर देन कॉपर। जिंक बहुत सस्ता सा मेटल है जबकि कॉपर बहुत महंगा मेटल है, ठीक है ना। कॉपर आप तांबा समझते होंगे, आप अगर मार्केट में जाए स्टील के बर्तन ले सस्ते मिलेंगे, कॉपर के बर्तन लेंगे तो महंगे मिलेंगे, डबल ट्रिपल प्राइस के मिलेंगे, ठीक है ना। जो 200 रुपए का बर्तन होगा कॉपर का लेंगे तो वो 1000 का पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक तो कॉपर जो है वो बहुत महंगा है एज कंपेयर टू जिंक, जिंक बहुत सस्ता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग प्रीफर क्या करेंगे, जिंक, ठीक है ना, जिंक प्रेफर करेंगे। दूसरा एक और चीज है, जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कॉपर। जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कॉपर। जिंक और कॉपर में रिलेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, जिंक। तो जिंक के केस में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट मिलेगी, कॉपर के केस में रिएक्शन उतनी फास्ट नहीं मिलेगी, हालांकि रिएक्शन दोनों दे देंगे, ठीक है। तो इस कारण से हम लोग यहाँ कॉपर यूज नहीं करते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट है आपका, अब देखो, अब यहां तक हमने पढ़ा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर से आप क्या समझते हैं कि ओर से इंप्योरिटीज को हम हटा रहे हैं। इसके दो मेथड देखे, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में आपने देखा ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन और फ्रोथ फ्लोटेशन। इसके बाद आपने देखा केमिकल मेथड में लीचिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। अब ओर जो है अगर वो ऑक्साइड है तब तो अच्छी बात है, लेकिन ओर अगर ऑक्साइड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जैसे PbS हो गया, आपका CuS हो गया, HgS हो गया, FeCuS2 हो गया, या इस तरह से लिखे CuFeS2 हो गया, तो ये सब तो नॉन ऑक्साइड ओर है ना। तो अगर आपका जो ओर है वो नॉन ऑक्साइड ओर है तो ऐसे केस में ओर को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऑक्साइड में। और ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए दो मेथड है, एक आपका कैल्सिनेशन और दूसरा अपना कौन सा होता है, रोस्टिंग। सो देयर आर टू मेथड्स फॉर कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, ठीक। कैल्सिनेशन क्या है, व्हाट इज कैल्सिनेशन। अच्छा, एक क्वेश्चन और उठता है कि ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक ना। ये सल्फाइड में था तो इसी का डायरेक्ट रिडक्शन करवा देते, ठीक ना। हमें तो भाई मेटल चाहिए ना यहाँ से, ठीक, तो इसका डायरेक्ट रिडक्शन करवा सकते थे, लेकिन ऑक्साइड में कन्वर्ट करके रिडक्शन क्यों करवाते हैं, तो इसका एक ही रीजन है, ओर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड सिंस दीज आर इजियर टू रिड्यूस। ऑक्साइड्स को रिड्यूस करना आसान होता है एज कंपेयर टू सल्फाइड्स, ठीक है ना, या दूसरे सब्सटेंस, ठीक। तो इसलिए सबसे पहले हमें ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। इसको दो मेथड से करते हैं, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग। कैल्सिनेशन क्या है, व्हाट इज कैल्सिनेशन, तो डेफिनेशन में रीड कर रहा हूं, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ मेटालिक ओर। मेटालिक ओर को हीट करना है एट हाई टेम्परेचर पर, जस्ट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट से कम हीट करना है, ठीक है ना, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट से अगर ज्यादा हीट करेंगे तो ओर आपका क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा, ठीक है ना। तो ओर को मेल्ट नहीं करना है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट से कम हीट करना है इन लिमिटेड सप्लाई और एब्सेंस ऑफ एयर। एयर वहां पर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो एब्सेंस ऑफ एयर में अगर हीट करते हैं तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। अब कैल्सिनेशन आप करते किसके लिए है, तो कैल्सिनेशन एक तो हम लोग करते हैं कार्बोनेट ओर्स के लिए। अगर आपका ओर कार्बोनेट ओर है तो हम क्या यूज करेंगे, कैल्सिनेशन, क्योंकि मेटल कार्बोनेट्स को जब आप हीट करते हैं तो आपके पास बनता है मेटल का ऑक्साइड और गैस कौन सी बनती है, CO2। तो मेटल ऑक्साइड तो डायरेक्ट ही मिल जाएगा ना आपको, एयर की कोई जरूरत है क्या, नहीं, ठीक है। तो एयर का कॉस्ट भी बच जाएगा, एयर पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपका जिंक कार्बोनेट है, लेड कार्बोनेट है, FeCO3 है, CaCO3 है, ठीक है ना, CaCO3, इसके अलावा CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, जैसे कुछ कार्बोनेट और से, ठीक। आपने इसको हीट किया तो इसको जब आप हीट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर तो आपको मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा। मेटल का ऑक्साइड यहां पर क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड, और गैस कौन सी मिलेगी, CO2। यहां पर लेड ऑक्साइड, गैस कौन सी बनेगी, CO2। यहां पर आपको मिलेगा FeO और गैस मिल जाएगी CO2। यहां पर CaO, गैस मिल जाएगी CO2, और यहां पर अपने पास बनेगा CuO प्लस, गैस बनेगी CO2 प्लस, साथ में एक और चीज बनेगा H2O, क्योंकि यह हाइड्रोक्साइड भी हीट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इनका नाम आपको याद है, नाम याद होना चाहिए। जैसे ZnCO3 को आप क्या बोलते हैं, कैलामाइन,
ठीक है, ये सब नाम आपके एनसीईआरटी में भी है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, ये सब नाम एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है, एक टेबल में। तो जिंक कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, कैलामाइन। लेड कार्बोनेट को आप क्या बोलते हैं, सैर्यूसाइट। FeCO3 को आप क्या बोलते हैं, सिडेराइट। आपका CaCO3 इसको क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन। और ये मेलाचाइट, मेलाचाइट तो नीट में पूछा भी है, ठीक है। तो ये सारे कुछ नाम, बहुत मैक्सिमम नाम दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, तो ये सब नाम हमें याद रखने हैं। आपको पिछले क्लास में नाम का एक लिस्ट बताया था, ठीक है। हाँ, एयर में भी करवा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन एयर में करवाने के लिए फ्यूल प्लस एयर का कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है ना, एयर में ही फ्यूल पास करते हैं, ठीक। और रिएक्शन तो हो जाएगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि एयर के प्रेजेंस में आप करवाते हैं तो यहाँ पे गैसेस सब्सटेंस बन रहे हैं ना, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। मेजर रीजन ये है, एयर पास करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है हमें, डायरेक्ट ओर लेंगे और डायरेक्ट इसको हीट कर देंगे। थोड़ा बहुत एयर भी होगा तो चलेगा, लिमिटेड सप्लाई भी है, ठीक है ना, फ्यूल को बर्न करने के लिए, पर बहुत ज्यादा एयर पास करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अगर एयर नहीं है तो भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक। लेकिन जैसे सल्फाइड ओर्स है तो यहाँ एयर मस्ट है, एयर नहीं होगा तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो कैल्सिनेशन में अगर एयर हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अगर एयर नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा। अगर आप जैसे देखो, जैसे मान लो ये फर्नेस है, ठीक है ना, ये अपना फर्नेस हो गया, इस तरह से एक रफ डायग्राम समझते हैं, ठीक है ना। अब इसमें हमने ओर ले लिया, यहाँ पे इस तरह से ओर ले लिया, ओर को इस तरह से गिरा रहे हैं इसमें, ठीक है, और डायरेक्ट हीट कर रहे हैं इसको, ठीक है ना, इस तरह से डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो डायरेक्ट हीटिंग से ये काम चल जाएगा, एयर वेयर पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जब आप हीट करेंगे तो इसी में से सब्सटेंस निकलेंगे, ठीक है, तो कुछ एयर पास करने की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब मान लो अगर आपका सल्फाइड ओर है, तो सल्फाइड ओर में इसको तो हीट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हमें एयर भी पास करना होगा। इसमें क्या पास करना होगा आपको, एयर, ताकि जहां पे जो सल्फाइड है वो O2 के साथ रिएक्ट करे, ठीक है ना, जबकि यहाँ O2 के साथ रिएक्शन की कोई जरूरत हमें नहीं है, ठीक। तो कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ एयर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर एयर है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक, पर अगर एयर नहीं भी है तो भी हमारा काम चल जाता है। और जब आप फर्नेस में हीट करते हैं तो भाई O2 की तो कहीं एंट्री तो है नहीं कहीं से, तो यहां पर एयर का एब्सेंस बोला जाएगा या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर बोला जाएगा, ठीक है। रिएक्शन तो हो ही जाएगी, ठीक है ना, इसको हीट करने पर, ठीक, पर यहां पर एयर पास करने की, आप फर्नेस में एयर पास करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक ना, कोई जरूरत आपको नहीं है एयर पास करने की। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसको हम लोग यूज करते हैं हाइड्रेटेड ओर्स के लिए। हाइड्रेटेड ओर्स मतलब ऐसे ओर जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपका बॉक्साइट हो गया, बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या है, Al2O3.XH2O। तो यहां भी लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में अपना काम चल जाएगा, हीट करेंगे, ठीक है, O2 कहीं से पास करने की कोई जरूरत नहीं है, और यहां से अपने पास बन जाएगा Al2O3 प्लस XH2O, XH2O इसमें से अलग हो जाएगा। इसी तरह से जैसे आपका है Fe2O3.3H2O, ठीक है, इसको लिमोनाइट बोलते हैं। तो लिमोनाइट को जब आप हीट करेंगे तो यहां से अपने पास क्या बन जाएगा, Fe2O3.3H2O। तो अगर हाइड्रेटेड ओर्स है और ऑक्साइड है, ठीक है, तो इसका भी आप कैल्सिनेशन करवा सकते हैं। लास्ट पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट इसमें, कि वोलेटाइल इंप्यूरिटीज जैसे कि सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी या कोई ऑर्गेनिक मैटर गेट एक्सपेल्ड एंड मेटालिक ओर बिकम्स पोरस। आप जब कैल्सिनेशन करते हैं तो ओर में बहुत सारे वोलेटाइल इंप्यूरिटीज होते हैं, जैसे कि सल्फर हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी या कोई ऑर्गेनिक मैटर हो गया, ठीक है ना, ये सब वोलेटाइल होते हैं, इंप्यूरिटीज होते हैं, ठीक। तो कैल्सिनेशन करने पर ये एक्सपेल्ड हो जाते हैं और इससे मेटालिक ओर क्या हो जाता है, पोरस हो जाता है। सिंस सरफेस एरिया इंक्रीजेस, भाई पोरस होने से क्या हुआ, सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। तो सिंस सरफेस एरिया इंक्रीजेस देयरफॉर रिडक्शन बिकम्स इजियर। इस कारण से कैल्साइंड ओर का रिडक्शन क्या हो जाता है, इजियर हो जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका रोस्टिंग। अब देखो, रोस्टिंग जब आप करवाते हैं, आप बोलते हैं ना, ये रोस्टिंग बहुत जनरल वर्ड है, रोस्टिंग मतलब पकाना, हिंदी में क्या बोलते हैं, पकाना, ठीक है ना। सो रोस्टिंग जो है, इट इज ऑल्सो प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ मेटालिक ओर एट हाई टेम्परेचर जस्ट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ एयर। यहां पर एयर का प्रेजेंस होना कंपलसरी है, ठीक है ना। तो इन प्रेजेंस ऑफ एयर, अगर एयर भी हम पास कर रहे हैं, ठीक है ना, हीट करते समय, तो उस फिनोमेना को क्या बोलेंगे, रोस्टिंग। लेकिन अगर आप एयर पास नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस फिनोमेना को आप क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन, ठीक है। तो रोस्टिंग में एयर को हमें पास करना पड़ेगा। इसको अप्लाई किसके लिए करते हैं, ठीक,
तो इसको फर्स्ट पॉइंट, इसको मेनली अप्लाई करते हैं सल्फाइड ओर्स के लिए। तो आपके पास मेटल का सल्फाइड है, O2 के प्रेजेंस में हीट करेंगे, ठीक है, तो O2 के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो आपको मिलेगा मेटल ऑक्साइड प्लस साथ में क्या मिलेगा, SO2। अच्छा, ये जो SO2 गैस यहां से रिलीज होती है, इस SO2 गैस को वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना, इस SO2 गैस को यूज करते हैं, यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है ना, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। आपको याद होगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस से क्या बनाते हैं आप, सल्फ्यूरिक एसिड, पी ब्लॉक में बताया था ना। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं तो वहां गैस क्या चाहिए होती है, SO2 फर्स्ट स्टेप में, ठीक, और SO2 यहां से कलेक्ट कर लिया जाता है। मेनली आयरन जो पायराइट है, आयरन पायराइट से ही मेन SO2 आपको मिलता है, ठीक, दूसरों से भी ले सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे आपका लेड सल्फाइड है PbS, इसका रोस्टिंग किया, O2 के प्रेजेंस में हीट किया इसको, तो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे आप, तो PbO, और गैस कौन सी बनाएंगे आप, SO2, ठीक है। इसी तरह से जिंक सल्फाइड, इसको जिंक ब्लेंड बोलते हैं, इसको गलेना बोलते हैं, ठीक है ना। तो O2 हीट किया तो यहां से क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस गैस कौन सी बनेगी, SO2। इसी तरह से HGS सिनाबार, ठीक है ना, इसका O2 के साथ हीट किया इसको, तो यहां से क्या बनेगा, HGO, और गैस कौन सी बनेगी आपके पास, SO2, ठीक है। इसी तरह से Cu2S, O2 के साथ हीट किया तो यहां से क्या बनेगा, Cu2O प्लस गैस कौन सी बन जाएगी, SO2। तो सल्फाइड और उसका रोस्टिंग करवाया जाएगा। अच्छा, एब्सेंस ऑफ एयर में ये काम होगा क्या, नहीं, ठीक है, तो यहाँ कैल्सिनेशन नहीं करवा सकते, यहाँ क्या करवाना है, रोस्टिंग। आगे बढ़ते, कोई डाउट होगा तो आप बिल्कुल पूछते चलेंगे, ठीक है, बिल्कुल। अब हम लोग खत्म ही कर रहे हैं ये चैप्टर अपना खत्म ही है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है आपका सेकेंड पॉइंट ये है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडाइजेस टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मान लेते हैं आपका ऑक्साइड बन गया, ठीक है, और ऑक्साइड जो बना वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, और आप रोस्टिंग करवा रहे हैं, तो रोस्टिंग करवा रहे हैं तो O2 तो रहेगा ही, और O2 जो है ये लोअर को कन्वर्ट कर देगा हायर में, तो FeO नहीं मिलेगा आपको, हमेशा क्या मिलेगा, Fe2O3। आयरन +2 से किस में चला जाएगा, +3 में। इसी तरह से Cu2, आप पीछे देखें, Cu2S का रोस्टिंग किया तो क्या बना, Cu2O, लेकिन ये Cu2O यहां पर बचेगा क्या, नहीं, क्योंकि रोस्टिंग जब आप करवा रहे हैं तो Cu2O फिर से O2 के कांटेक्ट में आएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CuO में। तो कॉपर +1 से ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, +2 में, ठीक। थर्ड पॉइंट इसमें ये है, इंप्यूरिटीज लाइक, कुछ इंप्यूरिटीज होती हैं और में, लाइक सल्फर, आर्सेनिक या कोई ऑर्गेनिक मैटर, आर रिमूव्ड बाय कन्वर्टिंग देयर वोलेटाइल ऑक्साइड्स। इसका क्या मतलब है कि जैसे ओर में जनरली सल्फर वल्फर रहता ही है, ठीक है, तो आप रोस्टिंग जब करेंगे तो SO2 के साथ बना लेगा SO2, ये एक्सपेल्ड हो जाएगा। आर्सेनिक जो है ये वोलेटाइल इंप्यूरिटी बनाएगा As2O3, ये भी एक्सपेल्ड हो जाएगा, ठीक है ना, एक्सपेल आउट हो जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर भी जल जाएगा उसमें, और ऑर्गेनिक मैटर जो है ये CO2 प्लस साथ में क्या बनाएगा, H2O, ठीक है ना, वेपर फेस में, क्योंकि रोस्टिंग कर रहे हैं, हीट है कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब जो है अपने करस्पॉन्डिंग वोलेटाइल सब्सटेंस बना के उसमें से एक्सपेल हो जाएंगे, तो आपका ओर जो है वो क्या हो जाएगा, पोरस, ठीक है ना। सो द ओर बिकम्स पोरस, यहां लिखा नहीं है, यहां लिख देते हैं, सो द ओर बिकम्स पोरस, ठीक ना, ओर जो है ये पोरस हो जाएगा। पोरस होने से फायदा क्या होगा, पोरस होने से फायदा ये होगा कि अब इसका रिडक्शन करवाना आसान हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा। तो यहां पर एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, एक पॉइंट यहां पर लिख सकते हैं आप नोट लगा के कि रोस्टेड एंड कैल्साइंड ओर, रोस्टेड और कैल्साइंड ओर्स आर ऑलवेज पोरस, ये हमेशा क्या होते हैं, पोरस होते हैं। रीजन बता सकते हैं आप, कैल्साइंड और पोरस क्यों होता है, तो ये ऑलरेडी बताया आपको कि इसमें वोलेटाइल इंप्यूरिटीज होती है, सल्फर, आर्सेनिक, ये सब जो एक्सपेल हो जाती है, जिससे कैल्साइंड और क्या हो जाता है, पोरस, और रोस्टेड और भी क्या हो जाते हैं, पोरस, क्योंकि ये जो सल्फर, आर्सेनिक या ऑर्गेनिक मैटर है ये करस्पॉन्डिंग गैसेस सब्सटेंस बनाते हैं और इसमें से रिमूव हो जाते हैं। तो इसी कारण से जब भी आप कभी रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करते हैं तो उससे और हमेशा क्या बन जाता है, पोरस हो जाता है। पोरस होने से फायदा ये होता है कि और जब पोरस हो गया, ठीक है, तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया अगर बढ़ जाएगा तो उसका रिडक्शन करवाना आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नोट लगा के एक पॉइंट यहां और लिखा है रोस्टिंग में कि एट लो टेम्परेचर, अब मान लो फर्नेस है, तो भाई जो फर्नेस होता है आपका, जैसे ये फर्नेस है, एक रफ डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कहीं पे टेम्परेचर हो सकता है 500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, ठीक, और कहीं पे टेम्परेचर हो सकता है 500 डिग्री सेल्सियस से क्या हो, कम हो, कहीं टेम्परेचर ज्यादा मिल सकता है, कहीं टेम्परेचर कम भी मिल सकता है। तो होता क्या है कि अगर टेम्परेचर
500 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो ऐसे केस में जो सल्फाइड ओर्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, सल्फेट्स में। ठीक है, जैसे देखो अभी हमने पीछे देखा था कि पीबीएस का रोस्टिंग किया, ठीक है, मेटल सल्फाइड को O2 के साथ हीट किया, तो यहां से क्या मैंने अपने को मेटल ऑक्साइड और गैस कौन सा मिला, SO2। तो यहाँ टेम्परेचर जो है ये 500 डिग्री सेल्सियस, 500 मतलब एक रफ लिखा है, रफ बाउंड्री लाइन है। किसी के लिए लेड के लिए जैसे 450 हो सकता है, जिंक के लिए 300 हो सकता है, ठीक है, एक रफ बाउंड्री लाइन बता रहे हैं। तो 500 से अगर ज्यादा टेम्परेचर है तब तो ये ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस से कम है तो ऐसे केस में जो लेड सल्फाइड है वो किस में कन्वर्ट होगा, लेड सल्फेट में। इसी तरह से जिंक सल्फाइड जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, जिंक सल्फेट में। इसको पार्शियल रोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां से ऑक्साइड नहीं बनेगा, यहां से क्या बन जाएगा, सल्फेट, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर आपने रोस्टिंग किया और मेटल का ऑक्साइड मिल गया तब तो इसका रिडक्शन करवा देंगे, ठीक है, कार्बन रिडक्शन। लेकिन अगर आपको सल्फेट मिल गया तो दिक्कत है भाई, क्योंकि सल्फेट का फिर कार्बन रिडक्शन हम नहीं करवा पाएंगे। तो आप लोग बताएं प्रीफर क्या करेंगे कि जब हम रोस्टिंग करवा रहे हैं तो टेम्परेचर 500 से कम रखें या 500 से ज्यादा रखें, 500 से ज्यादा रखें, ठीक ना। क्यों, ताकि हमें मेटल का क्या मिले, ऑक्साइड। क्योंकि अगर मेटल का गलती से भी सल्फेट आपको मिल गया तो दिक्कतें आपकी और बढ़ जाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि इसका रिडक्शन करवाना कठिन हो जाएगा। इसके लिए वापस इसको इसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, जो कि अभी आगे बात करेंगे। तो हमने दो मेथड देख लिए। पहला मेथड क्या था आपका, कैल्सिनेशन, दूसरा मेथड अपना क्या था, रोस्टिंग, ठीक है। तो इससे जो है मेटल जो ओर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेटल के ऑक्साइड में। तो मेटल का ऑक्साइड आपको मिल गया, ठीक है। अब मेटल के ऑक्साइड में से हमें ऑक्सीजन को हटाना है ताकि मेटल निकाले। तो मेटल के ऑक्साइड में से अगर हम ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हटा रहे हैं, ठीक है, तो इस फिनोमेना को आप क्या बोलते हैं, रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन प्रोसेस अब देखने वाले हम लोग कि कितने तरह की रिडक्शन प्रोसेस है जिससे मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करके हम क्या बना सके, मेटल बना सके, ठीक है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कार्बन रिडक्शन, ठीक है। टोटल 6 तरह के रिडक्शन मेथड्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं। इसमें सबसे पहला है कार्बन रिडक्शन। तो देखो ये जो 6 रिडक्शन मेथड्स हैं ये किन के लिए यूज करना है, ये हमें याद रखना है। तो कार्बन रिडक्शन आप किसके लिए यूज करते हैं, इट इज कॉमर्शियली यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, टिन, जिंक और लेड। तो इन मेटल्स के लिए, 4 मेटल्स के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कार्बन रिडक्शन यूज करेंगे, ठीक है। रोस्टेड और कैल्साइंड ओर, इसमें करते क्या है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसमें करना क्या है आपको कि आपके पास जो रोस्टेड या कैल्साइंड ओर है, इनका आयरन, टिन, जिंक या लेड, इसका रोस्टेड या कैल्साइंड ओर लेना है, इसमें कार्बन डाल देना है, ठीक। कार्बन जो है वो किस फॉर्म मिलेगा अपने को, कोक पाउडर, और कुछ सब्सटेंस डालते हैं जिसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स, ठीक है। इसको भी समझते हैं फ्लक्स क्या चीज है। इससे हमें मिलता है मोल्टन स्लैग, मोल्टन मेटल प्लस साथ में क्या मिलेगा, स्लैग। फ्लक्स क्या चीज है, फ्लक्स कहां कहीं पे दिया होगा, हाँ, फ्लक्स के बारे में भी बात करते हैं, ठीक ना, फ्लक्स के बारे में अलग से भी बात करेंगे, ठीक। इस प्रोसेस को स्मेल्टिंग भी बोलते हैं। दिस कार्बन रिडक्शन इज ऑल्सो नोन एज स्मेल्टिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, स्मेल्टिंग डज नॉट रिक्वायर रिडक्शन फ्रॉम आउटसाइड। स्मेल्टिंग में ये जरूरी नहीं है कि हमेशा बाहर से कार्बन डाला जाए, कई बार सेल्फ रिडक्शन भी हो जाता है, ठीक है। समटाइम्स सेल्फ रिडक्शन ऑल्सो ऑकर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने क्या किया, जैसे हमारे पास मान लेते हैं Cu2S है, ठीक है ना। तो Cu2S जो आपका ये ओर है, कॉपर सल्फाइड, ठीक है, इसका हम रोस्टिंग करेंगे। तो जब इसका आप रोस्टिंग करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा Cu2O और गैस कौन सी मिलेगी, SO2। लेकिन हम क्या करेंगे, पूरे SO2 का रोस्टिंग नहीं करेंगे, आधे का रोस्टिंग कर देंगे। तो आधा Cu2S किस में कन्वर्ट हो गया, Cu2O में, और आधा Cu2S बच गया ना। तो ये जो Cu2S बच गया, ये बने हुए Cu2O को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, और यहां से Cu और गैस कौन सी मिल जाएगी, SO2। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेल्फ रिडक्शन। इसमें करते क्या है, जो आपका ओर है इसके आधे अमाउंट को ऑक्सीडाइज कर देंगे, आधा छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये जो आपने छोड़ दिया, Cu2 आधा बच गया ना, ये जो Cu2O बना है उसको रिड्यूस कर देगा। इसी तरह से आपका जैसे लेड सल्फाइड है, PbS, गलेना बोलते हैं इसको। तो PbS को रोस्ट जब करते हैं आप, तो यहां से क्या बनता है, PbO, और गैस कौन सा बनता है, SO2। तो हम क्या करेंगे, हाफ मोल PbS को रोस्ट करेंगे, आधा छोड़ देंगे, और ये जो आधा बच गया, आधा PbS बच गया ना, ये इस PbO को जो अभी बना है, इस PbO को क्या करेगा, रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देगा, Pb में। तो इसको बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन।
सेल्फ रिडक्शन की खास बात क्या है कि यहां पे आप लोग बताएं कि मुझे कार्बन डालने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं, ठीक है ना, और ही ऑक्सीडाइज हुआ और और ने ही रिड्यूस कर दिया, ठीक है, तो कार्बन का खर्चा बच गया ना, ठीक है ना, कोक का खर्चा क्या हुआ? बच गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन। तो यही यहां पे बोल रहा है स्मेल्टिंग डज नॉट रिक्वायर रिडक्शन फ्रॉम आउटसाइड। जो रिडक्शन करवाते कई बार जो और है वो ही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, तो कार्बन की तरह यहां बिहेव कौन कर रहा है? खुद और, ठीक। लास्ट पॉइंट है द रोस्टेड और कैल्साइंड ओर मस्ट बी पोरस, जो कि जनरली होता भी है, ठीक है ना, बिकॉज लार्ज सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर रिडक्शन इंप्रूव रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक टर्म हमने यूज किया फ्लक्स। फ्लक्स क्या चीज है? फ्लक्स इज एन इंप्यूरिटी, ये अपने आप में एक इंप्यूरिटी है जिसको हम एक्सटर्नली ऐड करते हैं, जिससे कि जो गैंग है वो उसमें से क्या होता है? रिमूव हो जाता है, ठीक। तो इसका डेफिनेशन इस तरह से दिया जाएगा, फ्लक्स इज एन इंप्यूरिटी एडेड एक्सटर्नली, जिसको एक्सटर्नली ऐड करते हैं टू रिमूव द इंप्यूरिटी ऑलरेडी प्रेजेंट विद इन द ओर। तो इंप्यूरिटी ऑलरेडी प्रेजेंट विद इन द ओर, इसको आप क्या बोलते हैं? गैंग। तो ओवरऑल अगर आप रिएक्शन देखें तो ओर में जो गैंग बचा हुआ है, इस गैंग में आपने फ्लक्स डाल दिया और फर्नेस में दोनों प्रेजेंट है, ठीक है ना। फर्नेस में टेम्परेचर लो होता है, हाई होता है, तो टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पर गैंग और फ्लक्स आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और यहां पर क्या बनाते हैं? स्लैग। स्लैग जो है जनरली मोल्टेन फॉर्म में होता है, ठीक है ना। जनरली किस फॉर्म में होता है? मोल्टेन। और स्लैग का दो इंपॉर्टेंट यूज होता है, ठीक है ना। स्लैग जो है, जैसे जब फर्नेस है उसमें हमने हीट किया तो आपको जो मोल्टेन मेटल मिला, तो यहां पर लेट से हमारे पास आ गया मोल्टेन मेटल, ठीक है ना। क्योंकि अभी अभी हम पीछे आते हैं वापस से, तो हमने कैल्साइंड ओर लिया था, इसमें कार्बन मिक्स कर किया हमने, ठीक है, और हीट किया तो आपको मोल्टेन मेटल मिल गया। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है मेटल ऑक्साइड को क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा और आपको यहां पर मोल्टेन मेटल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मोल्टेन मेटल जो आपको मिला है वो यहां पर जो एयर प्रेजेंट है, इस एयर के साथ वापस से कंबाइन कर सकता है और मेटल का ऑक्साइड बना सकता है, क्योंकि भाई टेम्परेचर बहुत हाई है यहां पर, ठीक है ना। तो अगर इसके ऊपर स्लैग डिपॉजिट हो जाए, ठीक है ना, ये स्लैग जो मोल्टेन फॉर्म में है, स्लैग जब अगर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाए तो इस मेटल का एरियल ऑक्सीडेशन प्रिवेंट हो जाता है। स्लैग की डेंसिटी कम होती है, मेटल की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए स्लैग जो है मेटल के ऊपर फ्लोट करता है, ठीक है। और स्लैग जो है ये बचाता है इस मेटल को फ्रॉम एयर, ठीक है ना। इसके एरियल ऑक्सीडेशन से स्लैग इसको बचा लेता है। इस स्लैग को हम यहां से सेपरेट कर लेंगे, मेटल को यहां से सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। और ये जो स्लैग है आपका, दिस स्लैग इज यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री, इसको सीमेंट इंडस्ट्री में बेच भी सकते हैं, ठीक है। तो ये स्लैग का यूज है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जिस पर क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है द चॉइस ऑफ फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैंग। फ्लक्स आप क्या डालेंगे वो डिपेंड करेगा गैंग के ऊपर। अगर मान लेते हैं गैंग आपका बेसिक है तो फ्लक्स कैसा होना चाहिए? एसिडिक, तभी तो रिएक्शन होगा ना। और अगर आपका गैंग एसिडिक है तो फ्लक्स कैसा होना चाहिए? बेसिक होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इस पर क्वेश्चन आता है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट इसमें, इफ गैंग इज एसिडिक, गैंग अगर एसिडिक है, जैसे SiO2 मान लेते हैं गैंग है, ठीक है ना, SiO2 एसिडिक होता है, देन फ्लक्स मस्ट बी बेसिक, फ्लक्स बेसिक होना चाहिए। जैसे आप कैल्शियम ऑक्साइड ले सकते हैं या फिर मैग्नीज ऑक्साइड ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे SiO2 सिलिका, ये आपका मान लेते हैं गैंग है यहां पे, ठीक है, और मुझे इसको हटाना है, तो हम क्या करेंगे? इसमें फ्लक्स डाल देंगे। फ्लक्स यहां पर क्या डाल देंगे? कैल्शियम ऑक्साइड, चूना बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड यहां पर डाल देंगे, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके यहां पे स्लैग क्या बनाएंगे? कैल्शियम सिलिकेट। ये अभी हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में पढ़ने भी वाले हैं। ब्लास्ट फर्नेस ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो ब्लास्ट फर्नेस में ये रिएक्शन आएगी वापस से। क्या चीज? कौन? नहीं नहीं, गैंग तो इंप्यूरिटी है, स्लैग इंप्यूरिटी नहीं है, ठीक है ना। नहीं नहीं, सेपरेट किसी को नहीं करता है, मतलब पूछ क्या रहने से बजाय नहीं नहीं नहीं, स्लैग अलग चीज है। जैसे गैंग क्या है? गैंग तो आपको ओर के साथ फ्री में मिल रहा है ना। ओर के साथ क्या मिल रहा है अपने को? गैंग, कुछ इंप्यूरिटी मिल रही है, ठीक है, और वो तो सॉलिड स्टेट में है। और आपका या पाउडर्ड फॉर्म में, ठीक है ना। और किस फॉर्म में था? पाउडर्ड। और गैंग भी आपका किस फॉर्म में है? पाउडर्ड, ठीक है, पाउडर्ड फॉर्म में, ठीक। अब हमें क्या करना है? गैंग को हटाना है, ठीक। तो गैंग को वैसे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर से ऑलरेडी हटा के आ रहे हैं, लेकिन अभी भी हो सकता है कि सिलिका विलिका कुछ बचा हो, ठीक। तो क्या करेंगे? इसको हटाने के लिए जब फर्नेस में डालेंगे आप,
ठीक है ना। अभी जब ब्लास्ट फर्नेस हम डिटेल में देखेंगे तो ये थोड़ा सा और अच्छे समझ में आएगा आपको, ठीक है ना, वो डायग्राम में। तो होगा क्या कि गैंग को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जब कार्बन डालेंगे, ठीक है ना भाई, आप इसमें कार्बन डालेंगे ना वो मेटल के ओर में, ठीक है ना, रिड्यूस करने के लिए, तो कार्बन के साथ कुछ एक सब्सटेंस और डाल देंगे, उसको क्या बोलेंगे आप, फ्लक्स, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर फ्लक्स कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे चूना डाल दिया, कार्बन के साथ क्या डाल दिया, चूना, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। और फिर आप फर्नेस में डाल के उसको हीट कर देना है। तो जब हीट करेंगे तो फ्लक्स जो है इस गैंग के साथ हाई टेम्परेचर्स पर रिएक्ट करने लग जाएगा, ठीक। और जब ये रिएक्ट करेगा तो एक दूसरा कंपाउंड बनेगा, जैसे CaSiO3 इस तरह का कंपाउंड बनेगा। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे आप, स्लैग। और ये जो स्लैग होता है ये मोल्टेन स्टेट में होता है, ठीक है ना। जैसे मेटल किस स्टेट में था, मोल्टेन, तो स्लैग भी जो है आपका मोल्टेन स्टेट में होगा, ठीक। अब यहां पर स्लैग की डेंसिटी होती है कम और मेटल की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा। तो स्लैग जो है इस मेटल के ऊपर फ्लोट करेगा, ठीक। तो अब इसका मैं यूज आपको ये बता रहा था कि इस मेटल के एरियल ऑक्सीडेशन को ये प्रिवेंट करता है, क्योंकि भाई एयर यहां पर प्रेजेंट है, कार्बन भी प्रेजेंट है, कार्बन ऑक्साइड, बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो इससे और मेटल की रिएक्शन को ये बचा लेता है, एक लेयर बना देता है, ठीक है ना। और इसको आप सेपरेट भी कर सकते हैं क्योंकि ये फ्लोट कर रहा है इसके ऊपर, तो इसको सेपरेट करके आप सीमेंट इंडस्ट्रीज में इसको बेच भी सकते हैं, ठीक है। तो आपको इससे फायदा भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब ब्लास्ट फर्नेस, अभी एक डायग्राम में आपको मैं दिखाऊंगा ब्लास्ट फर्नेस, जिसमें ये वाला रिएक्शन आप समझ पाएंगे कैसे हो रहा है, ठीक है ना। उस डायग्राम में आपके एनसीईआरटी में दिया भी है वो डायग्राम, ठीक। अच्छा, ये कह रहे वापस इसको बनाना है, नहीं बैकवर्ड नहीं, बैकवर्ड रिएक्शन इसका उतना स्पॉन्टेनियस या इतना फिजिबल नहीं है, ठीक है ना। इसको वापस इसमें कन्वर्ट करना आसान काम नहीं है, ठीक। क्योंकि ये भाई बेसिक एसिडिक था, ये बेसिक था, तो ये दोनों तो रिएक्ट करके इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, पर इससे इसमें कन्वर्ट करना इतना स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, ये इतना फिजिबल नहीं होगा, बैकवर्ड, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और सेकंड पॉइंट ये है, और इस पे क्वेश्चन आता है, इस पे भी आप देखेंगे क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा आपसे। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, सीमेंट इंडस्ट्रीज में यूज आता है, क्योंकि आप सीमेंट का, स्वाति प्रिया, अगर आप सीमेंट का कंपोजिशन देखें, आपको सीमेंट एस ब्लॉक के लास्ट में बताया, ठीक। तो सीमेंट का कंपोजिशन अगर आप देखें तो सीमेंट में CaSiO3 होता है, पोर्टलैंड सीमेंट में, ठीक है ना। इनफैक्ट सीमेंट में लगभग 50%, ठीक है ना, 50% अमाउंट किसका होता है, CaO का, और लगभग 25% क्या होता है, SiO2 होता है, अगर आपको याद होगा, ठीक। और सीमेंट इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से सीमेंट में ये बनता है CaSiO3। तो वो स्लैग से यहाँ फ्री में मिल रहा है आपको, ठीक है ना। तो इसको सीमेंट में इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, ठीक। समझ में आया यहाँ तक। अच्छा, कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है एग्जाम में कि अगर हमने गैंग ये लिया तो फ्लक्स क्या ले सकते हैं, ठीक। तो इसका कॉन्सेप्ट यहां से आता है कि गैंग का नेचर अगर एसिडिक है तो फ्लक्स बेसिक होना चाहिए, और अगर आपका जो गैंग है, ठीक है ना, इंप्योरिटी, तो इंप्योरिटी अगर बेसिक है, जैसे MnO, FeO या CaO अगर गैंग है, तो फ्लक्स कैसा होना चाहिए, एसिडिक, ठीक है ना। तो फ्लक्स एसिडिक लेंगे, जैसे आप P2O5 ले सकते हैं या SiO2 ले सकते हैं, ठीक है ना, ये दोनों एसिडिक हैं। जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं, जैसे आपका CaO मान लेते हैं, ये दोनों गैंग है, ठीक है ना, ये दोनों अपना क्या है, गैंग। तो यहां पर जो फ्लक्स है वो अपना क्या होना चाहिए, एसिडिक। तो एसिडिक फ्लक्स डाल देंगे तो करस्पॉन्डिंग स्लैग यहां पर हमें मिल जाएंगे। तो यहां पर अपने को करस्पॉन्डिंग क्या मिल जाएंगे, स्लैग, जो मेटल के ऊपर फ्लोट करेगा, ठीक। तो वापस से मैं एक बार बता देता हूं आपको, आपने अभी तक क्या किया, मेटल का ओर लिया, उस ओर का कॉन्सेंट्रेशन किया, ठीक है ना। अब अगर ओर ऑक्साइड था तब तो बढ़िया है, लेकिन अगर ओर ऑक्साइड नहीं था तो हमने या तो कैल्सिनेशन किया या तो क्या किया, रोस्टिंग। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से आपको मेटल का ऑक्साइड मिल गया। अब उस मेटल के ऑक्साइड को यहां पर रखा आपने, क्योंकि कैल्साइंड ओर या रोस्टेड ओर तो मेटल के ऑक्साइड होंगे ना, तो मेटल के ऑक्साइड में कार्बन मिक्स कर दिया, ठीक, और इसमें क्या मिक्स कर दिया, फ्लक्स, और उसको फर्नेस में डाल के हीट किया, ठीक। और हीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मोल्टेन मेटल, और उसके ऊपर क्या फ्लोट करेगा, स्लैग। स्लैग की डेंसिटी कम होगी, उसको रिमूव कर लेंगे और मेटल को हम रिमूव कर लेंगे, ठीक है ना। समझ में आया ये चीज। अब नेक्स्ट है इसमें कि ये जो कार्बन रिडक्शन होता है ये दो प्रकार का होता है, ठीक। एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट कार्बन रिडक्शन, ऑक्साइड ओर का किया जाएगा, ठीक। अगर आपका ओर ऑक्साइड है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं, अगर आपका ओर ऑक्साइड है, ठीक, तो कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करने की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है। आप क्या करें, कैल्सिनेशन रोस्टिंग को स्किप कर दें, ठीक। आप उसका डायरेक्ट क्या करें, डायरेक्ट कार्बन रिडक्शन, हमें डायरेक्ट कार्बन रिडक्शन करना है, ठीक। तो अगर आपका ओर ऑक्साइड ओर है तो वहां पर डायरेक्ट कार्बन रिडक्शन करवाया जाएगा, नो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक।
जैसे आपका हेमाटाइट है Fe2O3, सॉरी इस हाँ सही बोला मैंने, इसका नाम क्या है, हेमाटाइट। तो ये जो ओर है आपका हेमाटाइट, तो हेमाटाइट का आप कैल्सिनेशन रोस्टिंग करने में टाइम वेस्ट ना करें, इसमें सीधा आप क्या करें, इसमें सीधा कार्बन डाल दें। अभी ये ब्लास्ट फर्नेस में बहुत डिटेल में देखने वाले, स्टेप बाय स्टेप कि किस टेम्परेचर पर क्या बनेगा, ठीक। तो Fe2O3 को सीधा इसमें सीधा कार्बन डाल दें और फर्नेस में हीट करें। अब देखो एरो में कहीं भी हीट नहीं बना रखा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि ये सब फर्नेस में हो रहा है और फर्नेस में टेम्परेचर जो है वो क्या है, हाई है। तो कार्बन क्या करेगा, इसमें से ऑक्सीजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और आपको Fe मिलेगा और सबसे पहले गैस कौन सी मिलेगी, CO, ठीक। लेकिन ये जो CO गैस बन रही है ये फर्दर एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये जो CO गैस यहां से बन रही है ये इस Fe2O3 को क्या करेगी, फर्दर रिड्यूस करेगी। तो आपको यहां पर Fe मिल जाएगा और फाइनली गैस कौन सा मिलेगा अपने को, CO2, ठीक है। तो यहां पर पॉइंट ये है कि पहले गैस CO बनती है और CO फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाती है, CO2 में। इसी तरह से टिन के लिए भी हम लोग कार्बन रिडक्शन डायरेक्ट यूज करेंगे, क्योंकि जो टिन है आपका ये कैसेटराइट या टिन स्टोन के फॉर्म में आपको मिलता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं आप, टिन स्टोन, इसको कैसेटराइट भी बोलते हैं, ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये ऑक्साइड और आपको मिलता है, सल्फाइड और नहीं मिलता है। तो SnO2 का डायरेक्ट कार्बन रिडक्शन करवाया जाएगा, कार्बन के साथ रिडक्शन करवाया तो यहां से पहले गैस कौन सी मिली, CO, और ये CO गैस फर्दर SnO2 को रिड्यूस कर देगी और फाइनली गैस कौन सी बनाएगी, CO2। तो आपको यहाँ मोल्टेन मेटल मिल जाएगा, ठीक। एक चीज ध्यान रखना है कि पैरेलल में फ्लक्स भी डाला जाता है, ठीक है ना। तो पैरेलल में स्लैग भी बनेगा, ठीक। पैरेलल में इसके साथ में रिएक्शन क्या होगी, फ्लक्स और गैंग की रिएक्शन भी होगी और आपको साथ में क्या मिलेगा, स्लैग भी मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन ये मेन रिएक्शन है मेटल वाली, ठीक। लास्ट पॉइंट है जिसका रीजन आप बताएंगे, रीजन हो सकता है लिखा भी हो, द चीफ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर कार्बन रिडक्शन प्रोसेस इज CO, because the interaction between solid oxide and gaseous CO is much higher as compared to that between oxide ore and solid C। समझ में आता है ये चीज कि देखो यहां पर दो रिड्यूसिंग एजेंट है, एक तो आपका कार्बन पाउडर कोक और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, CO। अब क्वेश्चन ये है कि C और CO में यहां काइनेटिक्स से अगर हम बात करें, थर्मोडायनेमिक्स से नहीं, यहां बात किससे करें हम, काइनेटिक्स, ठीक है। दो तरह से एनालाइज किया जाता है, काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर हम काइनेटिक्स से बात करें तो C और CO में, C तो सॉलिड स्टेट में है जबकि CO कौन से स्टेट में है, गैसियस। तो ओर के साथ ज्यादा कांटेक्ट में कौन होगा, C या CO, CO, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन आपको ज्यादा कहां मिलेगी, CO में, और कम कहां मिलेगी, C में। इसलिए काइनेटिक्स के अगर हम रेस्पेक्टिव में देखें, काइनेटिक्स, ठीक ना, फ्रॉम काइनेटिक्स जो चीफ रिड्यूसिंग एजेंट है वो अपना कौन सा है, CO है, ठीक है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, मेटल ऑक्साइड के साथ इसका इंटरेक्शन भी ज्यादा है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं यहां तक, हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट कार्बन रिडक्शन। तो इनडायरेक्ट कार्बन रिडक्शन मतलब कि अगर आपका ओर नॉन ऑक्साइड है, जैसे कि सल्फाइड, कार्बोनेट या फिर सल्फेट, तो ऐसे केस में पहले आपको रोस्टिंग करना होगा या फिर क्या करना होगा, कैल्सिनेशन, और उसके बाद हम कार्बन रिडक्शन करवाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कार्बन रिडक्शन। तो इनडायरेक्ट कार्बन रिडक्शन हम करवाते हैं फॉर सल्फाइड ओर्स, कार्बोनेट ओर्स या फिर सल्फेट ओर्स। इसमें पहले कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करवाया जाएगा और उसके बाद फिर क्या करवाना है, आपको कार्बन रिडक्शन करवाना है। जैसे कि कुछ केसेस लेते हैं। पहला केस है A, अगर आपका ओर सल्फाइड ओर है तो सल्फाइड ओर को सबसे पहले रोस्ट करना है, ठीक है, और उसके बाद उसको कार्बन से क्या करवाना है, रिडक्शन करवाना है, ठीक है ना। इट इज रिड्यूस्ड बाय कोक, ठीक। ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपका कोई और सल्फाइड और एग्जांपल लेते चलेंगे, जैसे मान लेते हैं जिंक सल्फाइड है, ठीक है, तो इसका आप डायरेक्ट कार्बन रिडक्शन करवाएंगे क्या, यस या नो, नहीं, इसका डायरेक्ट कार्बन रिडक्शन नहीं करवाएंगे। तो इसका पहले आप क्या करवाएंगे, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग, रोस्टिंग। तो इसका आप रोस्टिंग करवाएंगे, O2 के साथ इसको हीट किया जाएगा, ठीक है। तो हीट अपने आप मान के चलना है, ठीक है ना, क्योंकि मेटलर्जी में अपने आप मान के चलते हैं कि हीट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो है आपको क्या मिलेगा, ZnO, और गैस कौन सी मिलेगी, SO2, ठीक। टेम्परेचर यहां कितने से ज्यादा होना चाहिए, 500, क्योंकि 500 से कम होगा तो यहां सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हम इसमें कार्बन रिडक्शन करवाएंगे, तो C रिडक्शन लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो कार्बन रिडक्शन आप करवाएंगे कोक के साथ, तो यहां पर अपने पास क्या बन जाएगा, Zn, और गैस कौन सी बनेगी, CO, पहले CO बनेगी और ये CO वापस से इसको रिड्यूस करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, CO2 में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कार्बन रिडक्शन।
आपने जिंक सल्फाइड का डायरेक्ट कार्बन रिडक्शन करवाया क्या? नहीं, इनडायरेक्ट। पहले कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करवाया और उसके बाद फिर कार्बन रिडक्शन करवाया, ठीक है। इसी तरह से कार्बोनेट ओर, तो अगर आपका ओर कार्बोनेट ओर है तो इसको सबसे पहले क्या करवाना है? कैल्सिनेशन, और उसके बाद इसका कार्बन रिडक्शन करवाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट को कैलामाइन बोलते हैं, ठीक। तो इसका हम लोग डायरेक्ट कार्बन रिडक्शन करवा सकते हैं क्या? नहीं, पहले इसका हम करवाएंगे कैल्सिनेशन। तो इसका आपने करवाया कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन में इसको डायरेक्ट हीट किया जाएगा, O2 की कोई आवश्यकता यहां पर नहीं है। तो यहां से अपने पास जिंक ऑक्साइड बनेगा और गैस कौन से बनेगी? CO2, ठीक है। और इसके बाद इसका हम करवाते हैं कार्बन रिडक्शन, तो यहां से आपको मिल जाएगा जिंक और गैस कौन सी मिलेगी? CO, जो कि इसमें फर्दर इसको रिड्यूस कर देगी, ठीक। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट है सल्फेट ओर्स। ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है ना। सल्फेट ओर अगर है तो समस्या ज्यादा हो जाती है, बहुत लंबे चौड़े स्टेप्स हैं, ठीक। तो अगर आपका सल्फेट ओर है तो सल्फेट ओर को पहले रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो दीज आर इनिशियली रिड्यूस टू सल्फाइड। पहले इन सल्फेट ओर को किस में कन्वर्ट करना है? सल्फाइड में, और सल्फाइड बन गया तो फिर ये मेटल बन जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये स्टेप आप देख ही रहे हैं, पहले रोस्टिंग कर देना है, फिर क्या कर देना है? कार्बन रिडक्शन। तो सल्फेट ओर्स आर इनिशियली रिड्यूस टू सल्फाइड्स एंड देन देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज टू गेट मोल्टेन मेटल। डिफरेंट पॉसिबिलिटीज इसलिए लिख रहा है मैंने क्योंकि मैं एक ऐसा केस ले रहा हूं जिसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक। जैसे कि मैं यहां एग्जांपल ले रहा हूं लेड सल्फेट का, ठीक। तो लेड सल्फेट जो है इसका नाम है एंग्लेसाइट, इस ओर का क्या नाम है? एंग्लेसाइट। अब मुझे इसमें से लेड को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका करवा दो कार्बन रिडक्शन, इसको कोक के साथ रिड्यूस कर दो, ठीक। तो अगर इसका आप कार्बन रिडक्शन करवाते हैं, ठीक है ना, तो डायरेक्ट मेटल नहीं मिलता है, जो सल्फेट है वो सल्फाइड में रिड्यूस हो जाता है। तो आपको यहां पर मिलेगा PbS और गैस कौन सी मिलेगी? CO गैस मिलेगी, ठीक है ना। तो यहां से PbS प्लस CO गैस आपको मिल जाएगी, ठीक है। CO2 मिलेगा, सही है, ठीक है ना। PbS प्लस गैस कौन सी मिलेगी? CO2। अब बैलेंस कर लेना उसको, तो यहां से ही मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो 2-3 तरीके हैं, ठीक है ना। तो यहां से PbS मिल गया। अच्छा, पहले क्या था? अगर मान लो यहां ऑक्साइड होता और ऑक्साइड का आप कार्बन रिडक्शन करवाते तो आपको PbO मिल जाता, फिर कहानी थोड़ी सिंपल हो जाती। लेकिन यहां पर क्या मिला? PbS हो मिल गया, ठीक है ना। तो अब बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। देखो पहला मेथड क्या है? पहला मेथड ये है कि ये जो PbS बना है, ये PbS एक अपने आप में एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि आधे PbSO4 को, ठीक है ना, इसमें कन्वर्ट कर देंगे और आधा छोड़ देंगे। तो आधा छोड़ दिया आपने तो आधा PbSO4 तो बच गया, और ये जो PbS बना है अभी मैंने बताया कैसा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। ये इसको ही रिड्यूस कर देगा और आपको यहां से मिल जाएगा Pb प्लस गैस कौन सी मिल जाएगी? SO2 गैस यहां से मिल जाएगी, ठीक है ना। तो सीधा लेड हमारा यहां से निकल गया, ठीक है ना। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है ना। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मुझे ये नहीं करना है, ठीक है ना, तो PbS जो है, ठीक, इस PbS को रोस्ट कर दो। PbS को क्या करे? रोस्ट कर दो। ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड ये है इस PbS को रोस्ट कर दो। दूसरा मेथड बोल सकते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं कि मान लो अगर कुछ PbS एक्सेस में बच गया, जैसे यहां पर जैसे PbSO4 से आपने क्या बनाया? PbS बनाया, और ये जो PbS बना इसने बचे हुए PbSO4 को क्या किया? रिड्यूस कर दिया। अब मान लो कुछ PbS एक्सेस में बच गया, ठीक, यह हमें ये मेथड यूज नहीं करना है। तो ऐसे केस में क्या करें कि PbS को रोस्ट कर दें। इसको आप रोस्ट करेंगे, भाई आप यही करते हैं ना, जिंक सल्फाइड ओर को क्या करते हैं? रोस्ट करते हैं ना। तो जब आप इसको रोस्ट करेंगे तो यहां से क्या बनेगा? PbO प्लस गैस कौन सी मिलेगी? SO2। अब आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा इस PbO का क्या करवाना है? कार्बन रिडक्शन करवाना है। लेकिन इसको कराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होगा? सेल्फ रिडक्शन। कैसे? क्योंकि ये जो PbS है अभी बताया मैंने, एक ऐसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस कारण से इस रिएक्शन में यहां लिख देता हूं, ये जो PbS बच गया, आधे PbS को तो इसमें ऑक्सीडाइज कर देना है, लेकिन आधे को छोड़ देना है। तो ये जो आपका PbS बच जाएगा वो बने हुए PbO को क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा। क्या इसको सेल्फ रिडक्शन बोलते हैं? यस या नो? तो ये सेल्फ रिडक्शन है, ठीक। तो PbO को रिड्यूस कर देगा और आपके पास Pb और गैस कौन सी बन जाएगी? SO2। ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, कोई भी बैलेंस्ड आपको करना है, ठीक। तो गैस कौन सी बन जाएगी? SO2। और अगर मान ले कि कुछ PbO एक्स्ट्रा बन गया, ठीक है ना, जैसे आपने PbS का ऑक्सीडेशन किया तो क्या बना? PbO, और इस PbO को बचे हुए PbS ने क्या किया? रिड्यूस कर दिया। लेकिन अगर मान लेते हैं PbO कुछ एक्सेस में बच गया, क्योंकि भाई आप बहुत लार्ज स्केल में कर रहे हैं ना, तो कुछ PbO एक्सेस में बच गया, तो हम क्या करेंगे? उस PbO का कार्बन रिडक्शन करवा देंगे। तो यहां से अपने पास बन जाएगा Pb
और गैस कौन सी बन जाएगी, CO। और ये जो CO है ये फर्दर PbO को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है ना। अच्छा मैं अब समराइज कर रहा हूं, समरी देखो, इस ये तो एक बड़ा लेंथी एग्जांपल ले लिया हमने, ठीक है ना। लेकिन अगर एक ब्रीफ में इसको अगर देखें आप, तो जो सल्फेट ओर्स होते हैं इनको पहले कन्वर्ट करते हैं किसमें, सल्फाइड ओर्स में। और अगर सल्फाइड ओर आपका मिल गया तो कहानी सिंपल है, पहले रोस्टिंग और फिर कार्बन रिडक्शन। लेकिन अगर सेल्फ रिडक्शन भी पॉसिबल है तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ जाती है, ठीक है ना, जैसे हमने इसमें देखा PbSO4 में। कोई डाउट हो तो पूछते चलेंगे आप सब, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। किसमें, हाँ 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 हाँ, फिर पीछे पीछे जाना पड़ जाएगा। तो इसलिए टेम्परेचर 500 से ज़्यादा रखना प्रीफर करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जैसे यही चीज़ समझ गया क्या पूछ रहे हो आप। जैसे पीछे आते हैं, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा था कि टेम्परेचर जो है 500 से कम नहीं होना चाहिए, 500 से ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि अगर टेम्परेचर रोस्टिंग के दौरान अगर टेम्परेचर 500 से कम है तो सल्फेट बन जाएगा, और सल्फेट बन जाएगा तो वापस से आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सल्फाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपका वो मेहनत तो बेकार हुई है ना इसको रोस्ट करने की, ठीक है। तो इसीलिए हम रोस्टिंग में ये प्रीफर करते हैं कि टेम्परेचर हाई हो, कम से कम 500 से तो ज़्यादा ही हो, ठीक है। आगे बढ़े। लेकिन फिर भी हम देखते हैं ना कई बार पैरेलल रिएक्शन हो जाती है, कई बार, क्योंकि जो फर्नेस है हमारे कंट्रोल में तो है नहीं। फर्नेस में कहीं टेम्परेचर 500 से ज़्यादा होता है तो कहीं 500 से कम भी होता है, तो कई बार सल्फेट बनते भी हैं। लेकिन उसका भी दिक्कत, उसमें भी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि अगर सल्फेट बन भी गया आपका, मान लेते सल्फेट बन भी गया, मान लो किसी पार्ट में सल्फेट बन गया लेड का, ठीक, तो ये जो ओर था आपका PbS, वो उस सल्फेट को जिंदा छोड़ेगा क्या, नहीं, वो उसको Pb और गैसेस में कन्वर्ट कर देगा SO2 में। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर कहीं सल्फेट बनता भी है तो और ही उसको क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो ये आपने पहला मेथड देखा रिडक्शन का, जिसका नाम था कार्बन रिडक्शन। कार्बन रिडक्शन को मेनली हम 4 मेटल्स के लिए यूज करते थे, आयरन, टिन, आपका जिंक और लेड। तो इन 4 मेटल्स के लिए हमने क्या यूज किया, कार्बन रिडक्शन, जो कि 2 टाइप का था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड टाइप का जो रिडक्शन है ये है सेल्फ रिडक्शन। इसको मैंने ऑलरेडी आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक। तो सेल्फ रिडक्शन पहले तो आपको याद होना चाहिए, 3 ओर के लिए किया जाता है, ठीक, लेड सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड और मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS। इसमें सेल्फ रिडक्शन हो जाता है, मतलब और ही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। आपको कार्बन वार्बन डालने की कोई जरूरत नहीं है, या कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालने की जरूरत नहीं है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का कॉस्ट बच जाता है, ठीक है ना। तो it does not involve the use of reducing agent from an external source। external source से आपको कोई reducing agent डालने की जरूरत नहीं होती है। here the sulfides are partially roasted, उनको partially roast करते हैं into their oxide, और कुछ पार्ट को छोड़ देते हैं, which in turn reacts with the unreacted sulfide to produce the molten metal। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे लेड सल्फाइड लिया आपने, तो लेड सल्फाइड को रोस्ट किया, तो रोस्ट करने से क्या बना, लेड ऑक्साइड, गैस कौन सी बनी, SO2। अब होगा क्या कि आधे अमाउंट को, लगभग आधे अमाउंट को तो ऑक्सीडाइज कर दिया और आधा लगभग छोड़ दिया। तो आधा छोड़ देंगे तो कुछ PbS बच गया, और ये बने हुए PbO को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, और यहां से Pb और गैस कौन सी बन जाएगी, SO2। तो ये हम लोग यूज करते हैं PbS के लिए। सिमिलरली किसके लिए यूज करेंगे, Cu2S। सिमिलरली किसके लिए, HGS। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल्फ रिडक्शन किनके लिए यूज किया जाता है। अच्छा, पैरेलल रिएक्शन भी होती है जब आप रोस्टिंग करते हैं। तो यहां पर जब आप रोस्टिंग करते हैं तो PbSO2 के साथ PbSO4 में आ सकता है। कब बनाएगा, जब टेम्परेचर 500 से क्या हो, कम हो। भाई टेम्परेचर अगर 500 से कम है, और फर्नेस में ये पॉसिबल भी है कि पैरेलल में कहीं ये 500 से कम टेम्परेचर है, ठीक, तो ऐसे केस में PbS जो है ये क्या बनाएगा, PbSO4। लेकिन अभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो बचा हुआ PbS है ये इस PbSO4 को भी किस में कन्वर्ट कर देगा, PV में। सिमिलरली ये भी करेगा और ये भी करेगा, ठीक है ना। तो सल्फेट्स की भी यहाँ कोई टेंशन हमें नहीं रहती है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो रिडक्शन मेथड है यह है थर्माइट रिडक्शन या गोल्डस्मिथ थर्माइट प्रोसेस। ये आपके 11th या 12th के एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये क्लास 10th के एनसीईआरटी में, ठीक है। तो इस प्रोसेस में, थर्माइट रिएक्शन में, एल्यूमिनियम इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट किसको यूज करते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम। इसका एक रीजन भी है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है ये जब दूसरे को रिड्यूस करेगा तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज, और जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये कन्वर्ट होगा Al2O3 में। किस में कन्वर्ट होगा, Al2O3।
Al2O3 में एल्यूमिनियम 3+ में है और ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है 2-, कैटायन पे चार्ज ज्यादा है, एनायन पे भी जो चार्ज है वो क्या है ज्यादा है। तो Q1 Q2 की वैल्यू लो है या हाई है, तो Q1 Q2 की वैल्यू क्या है हाई है। तो होता क्या है बॉन्ड एनर्जी यहां पर बहुत ज्यादा है। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड एनर्जी है कैटायन पे चार्ज 3+ का है और एनायन पे चार्ज कितने का है 2-। तो इस कारण से एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है। ठीक, तो Al2O3 बहुत आसानी से फॉर्म हो जाएगा। तो क्योंकि ये कंपाउंड बहुत स्टेबल है तो Al2O3 बहुत आसानी से बनता है, तो इसलिए एल्यूमिनियम बहुत आसानी से दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद क्या हो जाता है ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इसीलिए कई बार एक्सट्रैक्शन में एल्यूमिनियम इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और अगर एल्यूमिनियम को आप रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज कर रहे हैं तो ऐसे केस में इस प्रोसेस को बोलेंगे थर्माइट रिडक्शन। तो एक बार मैं रीड कर देता हूं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, मैंगनीज, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टाइटेनियम ETC हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और एंड वेरी डिफिकल्ट टू रिड्यूस बाय कार्बन, इनको कार्बन से रिड्यूस करना बहुत कठिन काम होता है। हेंस एल्यूमिनियम पाउडर इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पर एल्यूमिनियम पाउडर लेते हैं सिंस इट हैज हाई ऑक्सीजन एफिनिटी, एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन एफिनिटी बहुत हाई है, यह ऑक्सीजन को बहुत इजीली दूसरे से सब्सट्रैक्ट करता है जिससे कि ये क्या बना ले Al2O3 बना ले। क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है बहुत ज्यादा है। तो होता क्या है कि जैसे आपका देखो यहाँ मैग्नीज का ऑक्साइड है, यहाँ पर टाइटेनियम का ऑक्साइड, क्रोमियम का ऑक्साइड और आयरन का ऑक्साइड, आप इसमें क्या करें एल्यूमिनियम पाउडर डाल दें और एल्यूमिनियम पाउडर डाल के थोड़ा सा हीट करें, तो ये एल्यूमिनियम जो है यहां से ऑक्सीजन को क्या करेगा अपसेट कर लेगा, आपको मोल्टेन मेटल मिल जाएगा और साथ में एल्यूमिनियम का क्या मिल जाएगा ऑक्साइड। ठीक, कोई पूछ ले कि भाई ये रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक क्यों है, ये सारी रिएक्शन जो है दीज आर हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस के दौरान। तो आपसे कोई पूछ ले कि ये रिएक्शंस हाईली एक्सोथर्मिक क्यों है, तो इसका रीजन ये है कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन एफिनिटी बहुत ज्यादा है और ये जो Al2O3 है ये बहुत स्टेबल है ड्यू टू वेरी हाई बॉन्ड एनर्जी, इसीलिए ये रिएक्शन बहुत स्पॉन्टेनियस भी है और बहुत एक्सोथर्मिक भी है, हाईली एक्सोथर्मिक है। यहाँ पे ये पॉइंट लिखे हुए हैं, सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। सो एल्यूमिनियम हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, हेंस ऑल द अबव रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, ये सभी रिएक्शंस एक्सोथर्मिक है। वंस द रिएक्शन स्टार्ट्स, एक बार रिएक्शन अगर शुरू हो गई, इट डज नॉट रिक्वायर फर्दर हीटिंग, फर्दर हीट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, ठीक है ना। एज द हीट इवॉल्व कीप्स द रिएक्शन गोइंग, जो हीट इवॉल्व होगा वो रिएक्शन को आगे प्रोपोगेट करवाता चला जाएगा। ठीक, फोर्थ जो रिडक्शन मेथड है यह है मेटल रिप्लेसमेंट मेथड। मेटल रिप्लेसमेंट मेथड को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोमेटलर्जी। ठीक, तो मेटल रिप्लेसमेंट मेथड क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लिया जाएगा, इसको किसी सॉल्ट में डाल देंगे, तो आप सबको पता है जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव को सॉल्ट में से क्या करता है डिस्प्लेस कर देता है। तो इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं मेटल रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक, इस मेथड की खास बात यह है कि इसमें फ्यूल का कोई कॉस्ट नहीं लगता है, आपको कुछ जलाने की जरूरत है क्या यहाँ पर, नहीं, तो फ्यूल का कॉस्ट नहीं लगेगा। और मेटलर्जी में जो खर्चा लगता है, सबसे ज्यादा खर्चा जो लगता है वो किसका लगता है, फ्यूल का, ठीक है ना। तो इसीलिए फ्यूल कॉस्ट यहाँ पर नील होता है, फ्यूल कॉस्ट इज नील। मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय एडिशन ऑफ अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आपको डाल देना है, फ्यूल का कोई कॉस्ट लगने वाला नहीं है, तो बहुत कम कॉस्ट में आपको मेटल मिल जाएगा। द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट अप इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विल रिड्यूस द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट लोअर इन द सीरीज। ठीक है, और इसका आपने अभी एक एग्जांपल ऑलरेडी पढ़ रखा है, अभी थोड़ी देर पहले हमने गोल्ड और सिल्वर का एक्सट्रैक्शन देखा था। तो यहां पर MCN होल ट्वाइस इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना था जिसमें आपने मेटल कौन सा डाल दिया, जिंक, तो मेटल ने दूसरे मेटल को रिप्लेस कर दिया, यहां पर सॉल्ट जिंक का बन गया और आपको क्या मिल गया, मेटल। इस पूरे प्रोसेस में आपको फर्नेस की जरूरत पड़ी क्या, नहीं। आपको कुछ जलाने की भी जरूरत पड़ी क्या, नहीं। तो फ्यूल का कोई जरूरत पड़ेगा आपको, नहीं। तो फ्यूल का कोई यहाँ पे कॉस्ट नहीं लगता है, इस कारण से कॉस्ट खर्चा बहुत कम लगता है, आपको खर्चा सिर्फ और सिर्फ किसका मिल लगेगा, जिंक का। ठीक है, इसी तरह से कॉपर सल्फेट से अगर आपको कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक, तो ऐसे केस में इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आप क्या डाल सकते हैं, आयरन, तो यहां से आपको मिल जाएगा FeSO4 और मेटल क्या मिल जाएगा, कॉपर। इसी तरह से इसका एक और मेथड है, इसमें हाइड्रोजन गैस भी पास कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन जो है और कॉपर में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर कौन है, हाइड्रोजन, नीचे कौन है, कॉपर। तो हाइड्रोजन Cu2+ को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे Cu2+ रिड्यूस हो जाएगा किसमें, कॉपर में, ठीक है, और यहाँ पर बन जाएगा H2SO4 और ये सॉलिड।
तो CuSO4 के एक्वा सोल्यूशन में आप हाइड्रोजन गैस पास कर सकते हैं, तो इससे भी आपको क्या मिल जाएगा, कॉपर, या कुछ नहीं तो आयरन। आयरन भी बहुत सस्ता मेटल है। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना है, इस पूरे प्रोसेस में ध्यान इतना रखना है कि जो मेटल हम डाल रहे हैं वो मेटल सस्ता होना चाहिए, और जो मेटल एक्सट्रैक्ट हो रहा है वो क्या होना चाहिए, महंगा होना चाहिए। उल्टा नहीं करना है, ठीक है, कि महंगे मेटल को डाल दिया और सस्ता मेटल मिल गया, ये नहीं होना चाहिए, ठीक। तो जिंक सस्ता है और हमें मिल क्या रहा है, गोल्ड या सिल्वर, ये महंगा है। तो जो मेटल डिसॉल्व हो रहा है वो सस्ता होना चाहिए और जो एक्सट्रैक्ट हो रहा है वो महंगा। जैसे आयरन बहुत सस्ता है जबकि कॉपर जो है वो महंगा है, ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसका जो, एक बार इसको समराइज कर देते हैं, तो इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो इतना सही है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है मेटल, वो नीचे वाले मेटल को उसके सॉर्ट में से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लास कितने, 11:15 तक है ना ये, 11:15 तक, अच्छा। चलो, तो एलिंगम डायग्राम फिर कल हो पाएगा, ठीक है। तो फिफ्थ प्रोसेस है इसमें, फिफ्थ रिडक्शन मेथड, ये है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन जो है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में क्या होता है कि यहां पर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक, और कार्बन रिडक्शन यूज नहीं करना है। पहला पॉइंट ये है कि ये यूज किसके लिए करते हैं। तो अगर आपका जो मेटल है वो ग्रुप 1 का है या ग्रुप 2 का है या फिर एल्यूमिनियम है, ठीक है ना, तो इन 3 एलिमेंट के जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है ना, या जो ओर्स होते हैं, उनकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और इस कारण से उनका कार्बन रिडक्शन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं Al2O3, Al2O3 हो गया एल्यूमिना, ठीक है ना, बॉक्साइड। अब Al2O3 का आपसे कोई बोले कार्बन रिडक्शन करो, तो करने को तो किया जा सकता है, एलिंगम डायग्राम से प्रूव करेंगे इसको, ठीक है ना, तो थ्योरेटिकली तो इसको कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अभी मैंने आपको बताया Al2O3 में जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। तो कार्बन इजिली इसमें से ऑक्सीजन को निकाल पाएगा क्या, नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर टेम्परेचर जो है रिक्वायर्ड इज वेरी वेरी हाई, बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके आपको एल्यूमिनियम प्लस गैस कौन सी मिलेगी, CO, ठीक है ना। तो होता क्या है कि ग्रुप 1 के जो मेटल्स है यानी अल्कली मेटल्स, इसके अलावा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसके अलावा जो एल्यूमिनियम है ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इनके ऑक्साइड्स जो है बहुत ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना, और इनको कार्बन से रिड्यूस करना बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए इनको कार्बन से हम लोग कार्बन रिडक्शन यूज यहां पर नहीं करते। यहां पर जो है यूज क्या कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। हियर कार्बन रिडक्शन इज नॉट यूज्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, कुछ रीजंस भी है। पहला रीजन जो आपको मैंने अभी बताया, द टेम्परेचर रिक्वायरमेंट इज वेरी हाई, सो इट इज नॉट इकोनॉमिकल, तो इकोनॉमिकल नहीं होगा। दूसरा, द कलेक्शन ऑफ मेटल का जो कलेक्शन है इज टू बी डन केयरफुली, इसको बहुत केयरफुली करना होगा, अंडर इनर्ट एटमॉस्फेयर, otherwise the metal will react with air to form the respective oxide again। क्योंकि देखो आपको यहां मेटल जो मिल रहा है वो सोडियम मिल रहा है या तो कैल्शियम मिल रहा है, ठीक है ना, ग्रुप 1 के, या पोटेशियम मिल रहा है। तो अगर मान लो आपने कार्बन रिडक्शन करवा भी दिया, ठीक है ना, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको जैसे मोल्टेन Na मिल गया, तो मोल्टेन Na जो है ये तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अगर इसको ट्रेसेस में भी O2 मिल गया तो Na जो है O2 के साथ क्या बना लेगा, Na2O2, ठीक है ना, अपना करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बना लेगा। तो इसलिए इनका कलेक्शन भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, और कलेक्शन करने के लिए आपको इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए, और इनर्ट एटमॉस्फेयर रखने के लिए जो कॉस्ट है वो और बढ़ जाएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, एट हाई टेम्परेचर्स द मेटल कैन फॉर्म कार्बाइड्स। अगर आप कार्बन रिडक्शन करवाते हैं, एल्यूमिनियम यहाँ पे मिल भी गया, तो कार्बन तो डाल के रखा ही हुआ है हमने, ठीक है, तो कार्बन के प्रेजेंस में ये एल्यूमिनियम का कार्बाइड बना लेगा, Al4C3, ठीक है। तो एल्यूमिनियम बचेगा नहीं, आपको क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम का कार्बाइड मिल जाएगा, ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ कार्बन। तो ये कुछ दिक्कत आती है, इन दिक्कत के कारण हम कार्बन रिडक्शन प्रीफर नहीं करते हैं। तो पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन आपको करवाना किसका है, अगर आपका जो मेटल जिसका एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं वो ग्रुप 1 का है या ग्रुप 2 का है या फिर कौन है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आपके सिलेबस में, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये बहुत डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, हम देखेंगे इसको, ठीक, एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में। इसको हॉल हेरोल्ड प्रोसेस भी बोलते हैं, आपके एनसीईआरटी में ना हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, तो इसको ये भी बोलते हैं। अच्छा, सच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय, इनको अब तब एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो सच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय देयर फ्यूज्ड मतलब मोल्टेन, क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड। तो इन मेटल के क्लोराइड लेंगे या फिर क्या लेंगे, हाइड्रोक्साइड, और कौन से स्टेट में,
मोल्टेन, मोल्टेन स्टेट लेना है, नॉट एक्वस, यहां पे स्पेसिफिकली लिख दिया नॉट एक्वस, एक्वस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मेटल मिलेगा ही नहीं, ठीक है, रीजन भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम है, तो सोडियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मोल्टेन NaCl या फिर मोल्टेन NaOH। आपको याद होगा ये इस ब्लॉक में बताया है, इसको डाउन्स प्रोसेस भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आप, डाउन्स प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, ये इस ब्लॉक में ऑलरेडी बता रखा है आपको, यहां पर आपने क्या किया, नमक, NaCl को नमक बोलते हैं ना हिंदी में, ठीक, तो मोल्टेन NaCl ले लिया, तो मोल्टेन NaCl लेंगे तो यहाँ पे Na+ मिलेगा और क्या मिलेगा, Cl- सोल्यूशन में, सोल्यूशन बोल रहे हैं लिक्विड स्टेट में, ठीक, और ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है, तो प्लस 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 ये एनोड हो गया और माइनस 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 से क्या हो गया, कैथोड, ठीक ना, तो एनोड कैथोड बना दिया हमने, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एनोड, क्योंकि एनायन अट्रैक्ट करेगा ये, और ये आपका क्या हो गया, कैथोड, ये जनरली कैटायन को अट्रैक्ट करेगा, तो Cl- यहां पर चला जाएगा, तो एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, Cl- ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे आपको क्लोरीन गैस मिल जाएगी, Cl2 गैस यहां पे मिल जाएगी, और ये जो Na+ है ये यहां पर अट्रैक्ट होगा, और कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन होता है भाई, ठीक है ना, तो कैथोड पे Na+ इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na में, तो आपको यहां पर मेटल मिल जाएगा, ठीक है ना, सोडियम मेटल मिल जाएगा। तो ये बताएं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करवाना आसान था या मुश्किल था, तो ये काफी आसान है, आपको सिर्फ जो खर्चा है वो इसको मेल्ट करने में आएगा, NaCl को मेल्ट कर दिया जाएगा, फिर उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाएगा, ठीक है ना, इसी में कॉस्ट मिलेगा आपको, ठीक। अगर आप इसका कार्बन रिडक्शन करवाते तो कार्बन रिडक्शन इतनी इजीली होता नहीं, टेम्परेचर का जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा होता, तो उसमें ज्यादा हमें खर्च करना पड़ता, ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग यहां पर क्या प्रीफर करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रीफर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है यहां पर, ठीक, क्वेश्चन ये है कि आपने यहां पर मोल्टेन NaCl लिया, ठीक है, या मोल्टेन NaOH भी ले सकते थे आप, ठीक, अगर आप NaOH लेते तो यहाँ Na+ आता और यहां पर क्या आता, OH- ऑक्सीडाइज हो जाता, और गैस कौन सी मिलती, O2, कौन सी गैस मिल जाती, O2, लेकिन उससे तो आपको मतलब ही नहीं है, एनायन में चाहे Cl2 निकले चाहे O2 निकले, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, मेटल से, तो कैथोड पे Na+ रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, Na में, तो कैथोड पे Na मिल जाएगा मेटल, तो चाहे NaCl लो चाहे NaOH लो, आपको तो Na मिल रहा है। क्वेश्चन ये है कि एक्वस NaCl इज नॉट यूज्ड, एक्वस NaCl लेते तो आपका पैसा और बच जाता, कैसे भाई, यहां पे तो NaCl को मेल्ट करना पड़ा, पर एक्वस NaCl में तो कुछ मेल्ट करने की जरूरत नहीं, नमक पानी लेना है, लेकिन एक्वस NaCl आप नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि अगर आपने एक्वस NaCl लिया, ठीक है ना, तो एक्वस NaCl में पानी भी आ जाएगा, और पानी आएगा तो आपको H+ और साथ में क्या मिलेगा, OH-, H+OH- मिल जाएगा। अब होता क्या है, Na+ और H+ में जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा किसका है, H+ का है, तो जो रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल ये H+ और Na+ में Na+ का ज्यादा है, इस कारण से अब Na+ वहां नहीं जाएगा कैथोड पे, अब कौन जाएगा, H+, और गैस कौन सी मिल जाएगी, H2, तो ब्राइन सोल्यूशन में आपको वैसे पता है H2 और Cl2 यहां से रिलीज होता है, ठीक है ना, तो मेटल का तो रिडक्शन ही नहीं होगा ना, तो इसीलिए जो है यहां पर एक्वस कंडीशन नहीं होना चाहिए, यहां पर कंडीशन होना चाहिए मोल्टेन, ठीक है ना, अदरवाइज मेटल आपको यहां पर नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना, इसलिए यहां पे लिखा है मोल्टेन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्साइड। अच्छा, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मोल्टेन Al2O3 टू बी स्टडीड लेटर, इसको हम लोग एक डायग्राम से भी समझेंगे, यहां पर हम मोल्टेन Al2O3 लेंगे, यहां मैं लिख देता हूं क्या लेंगे, मोल्टेन Al2O3, बॉक्साइड पढ़ा था ना हमने, बॉक्साइड, रेड बॉक्साइड, तो बॉक्साइड का जब कॉन्सेंट्रेशन किया था तो आपको एल्यूमिना मिल गया था, और फिर इसका हम सीधा इलेक्ट्रोलिसिस करवा देते हैं, इसको हॉल हेरोल्ड प्रोसेस बोलते हैं, बना ना डायग्राम में आपके, ठीक है ना, उसी डायग्राम में देखें आप नीचे जो डायग्राम बना हुआ है, तो उसमें देखो जो आपके सामने है पेज पे, इसमें देखो नीचे क्या लिखा है, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस इसको बोलते हैं, तो यहां पर हॉल हेरोल्ड प्रोसेस है, तो हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, तो इसको हम लोग जो है डिटेल में पढ़ेंगे, और ये पूछा जाता है नाम के साथ कि हॉल हेरोल्ड प्रोसेस से क्या एक्सट्रैक्ट होता है, तो हॉल हेरोल्ड प्रोसेस से क्या एक्सट्रैक्ट होता है, एल्यूमिनियम, ठीक है। और लास्ट 2 लाइन का है, ये भी जल्दी से आपको बता दें, लास्ट जो छठा रिडक्शन मेथड है ये थर्मल डिकम्पोजिशन मेथड, तो अगर आपके पास मर्क्यूरी का ऑक्साइड है और या सिल्वर का ऑक्साइड है तो उसको सीधा आप हीट कर दें, हीट करने पर ही टूट जाते हैं, और टूट के मेटल दे देंगे और करस्पॉन्डिंग क्या दे देंगे, O2, लेकिन ये जो है केवल और केवल जो अनस्टेबल ऑक्साइड्स हैं उनके लिए यूज करना है,
और अनस्टेबल ऑक्साइड कौन है आपके, HgO या फिर Ag2O। तो कोई मेरे से पूछ सकता है, और पूछते भी हैं लोग कि सर आपने तो बताया कि ऑक्साइड को हीट करें तो सीधा मिल जाएगा मेटल, तो भाई सबके लिए यूज कर लें। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है ना, तो कैल्शियम ऑक्साइड है तो इसको हीट करके हम कैल्शियम निकाल दें और गैस कौन सी बना दें, O2। Al2O3 है, इसको आप सीधा हीट कर दो, जैसे इन दोनों को हीट किया, ठीक है ना, तो यहां से एल्यूमिनियम मिल गया और गैस कौन सी मिल गई, O2। सोडियम सब ऑक्साइड Na2O है, हीट करके सोडियम बना दें, गैस कौन सी बना दें, O2। इससे आयरन कॉपर सबके लिए यूज कर लें, ठीक है। तो ये काम जो है आप सबके नहीं कर सकते, ठीक है ना, दूसरे ऑक्साइड्स के लिए। क्यों? क्योंकि दीज ऑक्साइड्स आर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, ये थर्मली क्या है, स्टेबल है, और इनकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक। तो यहां पर जो टेम्परेचर है, जिसको एलिंगम डायग्राम से भी प्रूव करते हैं, ठीक है ना, इसको एलिंगम डायग्राम हम नेक्स्ट क्लास में प्रूव करेंगे, ठीक है, कि इस रिएक्शन के लिए द टेम्परेचर रिक्वायर्ड, डेल्टा जी वर्सेस टी का ग्राफ बनता है एलिंगम डायग्राम में, ठीक। तो इस रिएक्शन के स्पॉन्टेनिटी के लिए टेम्परेचर का जो रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होगा, और वो प्रैक्टिकली रीचेबल भी हमारे लिए नहीं होगा। जबकि आप अगर एलिंगम डायग्राम आपके सामने हो, तो आप अगर देखें Hg और Ag का जो ग्राफ है ऊपर की तरफ जा रहा होगा, और वो कट कर रहा होगा डेल्टा जी इक्वल टू 0 लाइन को, ठीक है ना, और वो बहुत लो टेम्परेचर्स पे कट कर रहा होगा उसको। जो एलिंगम डायग्राम देखो यहां बना देते हैं आपके लिए, ये इस तरह से डेल्टा जी इक्वल टू 0 लाइन है, डेल्टा जी इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें, ये Hg और ये इस तरह से आपका Ag और Hg सबसे ऊपर में दिख रहा होगा, ठीक। बनाया कि नहीं बनाया, इसमें नहीं बनाया। तो Ag Hg बहुत ऊपर होते हैं, बाकी सबका ग्राफ इस तरह से होता है, ठीक है। तो बाकी सारे जो मेटल के ग्राफ हैं वो बहुत हाई टेम्परेचर पे कट करते हैं, जबकि Ag और Hg बहुत ही लो टेम्परेचर, ये T है, तो बहुत ही लो टेम्परेचर पर इस लाइन को कट करता है। इसका मतलब ये होता है कि Hg और AgO ये बहुत लो टेम्परेचर भी टूट जाएंगे Ag और O2 में, ठीक है ना। तो ये टेम्परेचर प्रैक्टिकली अचीवेबल है, लेकिन ये जो टेम्परेचर्स हैं दूसरे मेटल के ऑक्साइड्स, ये प्रैक्टिकली अचीवेबल नहीं है। क्लियर है चीज, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड में केवल Hg और Ag के ऑक्साइड को हीट करके आप करस्पॉन्डिंग मेटल बना सकते हैं। तो ये भी रिडक्शन मेथड हो गया। यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है ना, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो देखो टोटल आपने 6 रिडक्शन मेथड्स पढ़े। पहला हमने कौन सा देखा, कार्बन रिडक्शन, दूसरा आपने देखा सेल्फ रिडक्शन, तीसरा आपने देखा मेटल रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक। चौथा आपने देखा थर्माइट प्रोसेस, जिसमें एल्यूमिनियम लिया था हमने रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। पांचवा जो है आपने यहां पर जो है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, कौन सा रिडक्शन आपने, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। और छठवा जो है आपका सिक्स्थ, ये थर्मल डिकम्पोजिशन मेथड, ठीक है, जिसको सिर्फ इन अनस्टेबल ऑक्साइड्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो टोटल 6 रिडक्शन मेथड्स हैं। अब कौन से मेटल के लिए क्या यूज करना है वो ऑलरेडी आपको बता रखा है, तो वो हमें याद रखना है, ठीक। और नेक्स्ट क्लास में जो रिडक्शन प्रोसेस का थर्मोडायनेमिक्स है, यानी कि एलिंगम डायग्राम, इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, जो कि लगभग एक लेक्चर पूरा लग जाएगा उसमें, ठीक है। और उसके नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग प्यूरिफिकेशन मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है। सॉरी, इंडिविजुअल मेटलर्जी की आयरन को कैसे स्टार्ट करना है, कॉपर को कैसे स्टार्ट करना है, जिंक को, ठीक है ना, और उसके बाद प्यूरिफिकेशन। तो मेरे ख्याल से हार्डली 2 लेक्चर और लगेगा इसमें, ठीक है ना, 2 या मैक्सिमम 3, ठीक। तो उसमें फिर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।